नमस्कार साटू, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे पर जो मुद्दा आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज भारत बंद है। आज 21 अगस्त का तारीख है और आज भारत बंद कई संगठनों ने एकजुट होकर बुलाया और भारत बंद का जो आप कह सकते हैं नेतृत्व भीम आर्मी कर रहा है। भीम आर्मी वही संगठन है जो 2 अप्रैल 2018 को भी भारत बंद बुलाया था। इसके बाद के नतीजे क्या हुआ था वो भी बता देते हैं साथियों। 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद बुलाया गया, उस वक्त ST/ST एक्ट को लेकर बुलाया गया। ST/ST एक्ट में के मुद्दे ST/ST एक्ट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था। तब भी जो आप कह सकते हैं विवाद का या भारत बंद का जो मुख्य वजह था वो सुप्रीम कोर्ट था। 2018 के बाद 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ही किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया ST/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर होना चाहिए। क्रीमी लेयर क्या है कई लोग नहीं समझ पाते, तो उन लोगों को आज के इस वीडियो में समझाने की भी प्रयास करेंगे। लेकिन 2 अप्रैल 2018 को भी इसी प्रकार का भारत बंद बुलाया गया था, जिसका नतीजा क्या निकला था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी में हिंसक घटनाएं 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद के दौरान देखने को मिला था। उस समय भी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को फैसला पलटने के लिए अध्यादेश लेके आया था। और इस बार भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले से ये प्रॉमिस कर लिया, क्योंकि मोदी सरकार को यकीन था कि ये सब कुछ होने वाला है। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले से ही कह दिया कि हम अध्यादेश से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल देंगे। क्रीमी लेयर पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, आरक्षण के मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसला को पलट देंगे। आप कहिएगा जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये कह ही दिया तो फिर आंदोलन की क्या जरूरत है। कल्पना कर सकते हैं कि इस भारत बंद से करोड़ों रुपए के व्यवसाय चौपट होगी। इस भारत बंद से लाभ क्या होने जा रहा है? क्या बंद करवाना ही अपने डिमांड, अपने मांगों को पूरा करने का एकमात्र तरीका इस देश में आ गया? जब अंग्रेजों का समय था तब ये भारत बंद ये सब कुछ अच्छा लगता था। लेकिन आज हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, फिर हमें अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए अपने ही देश को बंद करने की क्या जरूरत है? अपने ही देश को नुकसान करवा कर क्या मिलेगा? ये बातें कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जो वर्तमान में सत्ता में है, बीजेपी जो सत्ता में है, वो भी कांग्रेस के शासनकाल में इसी प्रकार से भारत बंद बुलाती थी, जो कि गलत था। और मैं इस बात को स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि अपनी डिमांड को आपको पूरा करना है तो उसके लिए एक शांतिपूर्वक अपने क्षेत्र में, अपने जगहों पर आप धरना प्रदर्शन पर बैठ सकते हैं, जो धरना प्रदर्शन के लिए जगह दी गई है। लेकिन इस भारत बंद को कौन कौन से संगठन कर रहा है? वैसे कल रात तक RJD ने भी सपोर्ट कर दिया भारत बंद को। इस भारत बंद को सपोर्ट करने वाले संगठन कौन सा है? बहुजन समाजवादी पार्टी, RJD, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भीम आर्मी, भारत आदिवासी मोर्चा। इसके अलावा और भी कई संगठन है। भीम आर्मी का नाम हमने ले लिया है। भीम आर्मी से ही जुड़ा एक आज़ाद पार्टी है, उसने भी समर्थन कर दिया। तो भीम आर्मी के तरफ से एक एडवाइजरी लेटर भी जारी किया गया। इसे एडवाइजरी लेटर कहिएगा या क्या कहिएगा, खैर ये असर भारत बंद का कितना दिखता है तो वो जब हम शाम को वीडियो लेके आएंगे तो बताएंगे। लेकिन ये तस्वीरें भीम आर्मी की तरफ से जो जारी किया गया एडवाइजरी, वो देख लीजिए। भीम आर्मी की तरफ से कह दिया गया कि एम्बुलेंस की सेवाएं, जो इमरजेंसी सेवाएं वो चालू रहेगी और बाकी सभी कुछ बंद रहेगा। फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इसमें मोदी सरकार का कोई आप कह सकते हैं इसमें दखल अंदाजी नहीं था। जब फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया तो मोदी सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि हम इस फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाएंगे और इस फैसले को पलटेंगे। तो फिर भारत बंद की जरूरत क्यों पड़ी? जब आपकी डिमांड को पहले ही केंद्र सरकार ने मांग लिया है, जो मुद्दे आपने केंद्र सरकार के समक्ष रखे वो मुद्दे केंद्र सरकार ने मान लिया है, तो फिर आपको भारत बंद करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आज करोड़ों लोगों को इस प्रकार से परेशान करने से आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा? लेकिन चलिए साथियों, क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया? क्रीमी लेयर होता क्या? आरक्षण के दृष्टिकोण से क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के तहत उन सदस्यों की पहचान करने के लिए किया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अन्य OBC वर्गों की तुलना में काफ़ी समृद्ध है। मतलब क्रीमी लेयर का प्रयोग अगर मान लेते हैं क्रीमी लेयर दलित ST/ST आरक्षण में आएगा तो इसमें जो समृद्ध हो चुके दलित है उन्हें आरक्षण से हटा दिया जाएगा और समृद्ध दलितों को हटा दिया जाएगा। और उसमें जो वंचित तबका है, जो दलित समाज में वंचित तबका है, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा।
मैंने कई बार इस विषय पर बात किया हूँ और इस बात पर मैं कहना चाहता हूँ कि आज के समय में ST समाज में भी स्वर्ण समाज पैदा ले चुका है। वो जो गरीब दलित है, जो वंचित तबका के दलित समाज के लोग हैं, उनका अधिकार कहीं ना कहीं छीन रहे हैं। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट दलित को ही लड़वाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य शायद सही होगा, लेकिन इस समय देश में इस फैसले को शायद स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जातीय राजनीति काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो OBC वर्ग में क्रीमी का व्यवस्था हुआ करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस फैसले के अनुसार ये हो सकता है कि ST आरक्षण में भी क्रीमी का व्यवस्था हो जाए। OBC वर्ग में क्रीमी के तहत आने वाले लोगों को सरकार से शैक्षिक, रोजगार या अन्य योजनाओं के लिए पात्र नहीं माना जाता है। खत्म में एक आयोग गठित हुई थी। उस आयोग ने पहली बार क्रीमी शब्द का प्रयोग किया था। उस दौरान आयोग ने निर्देश देते हुए कहा था क्रीमी के तहत अपने आने वाले लोगों को सिविल सेवा परीक्षा के आरक्षण के दायरे से बाहर रखना चाहिए। वर्तमान में OBC वर्ग में क्रीमी के कुल आय के सालाना 8 लाख रुपए निर्धारित किया गया। मतलब जिनकी आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा है उन्हें आरक्षण का लाभ OBC समाज में नहीं मिलता है। क्रीमी के तहत आप कह सकते हैं कि दलित समाज में जिनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो समृद्ध हो चुके हैं, जिनकी आय मान लिया जाए 8 लाख से ज़्यादा है, उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। ये हो सकता है क्रीमी की व्यवस्था के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के मामले में साल 1992 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण जारी रखने के बाद OBC वर्ग को क्रीमी के लिए मापदंड निर्धारित करने के लिए एक समिति भी बनाई थी। आपको ये बता दें, इस समिति का नेतृत्व रिटायर्ड जज RN प्रसाद कर रहे थे। इस समिति ने 8 सितंबर 1993 को सुझाव देते हुए कहा कि कम्युनिकेशन विभाग ने कुछ अन्य रैंक की स्थिति वाले को अलग अलग श्रेणियों की लिस्ट भी दिया, जिनके बच्चे OBC वर्ग के आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। आप कह सकते हैं कि क्रीमी की व्यवस्था के लिए भी एक आयोग की गठित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आयोग है उसने OBC समाज के लिए क्रीमी का व्यवस्था कर लिया। लेकिन ST समाज में क्रीमी की व्यवस्था हो जाने से क्या होगा, जो दलित समाज के लोग आज भी वंचित है, जिन्हें आरक्षण का सही मायने में लाभ नहीं मिल सका है, उन्हें लाभ मिल जाएगा। खैर, केंद्र की सरकार ने इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को केंद्र की सरकार पलटने जा रही है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला को पलटने जा रही है, तो फिर जरूरत क्या था भारत बंद का? एक बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। जब केंद्र सरकार ने कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने जा रहे हैं, फिर आज के तारीख में भारत बंद क्यों बुलाया गया? आज 21 अगस्त के दिन भारत बंद को बुलाने का उद्देश्य क्या रहा होगा, जब केंद्र की सरकार ने ये स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हम इस फैसले को पलटने जा रहे हैं? आप इसे बस राजनीति की रोटियां कह सकते हैं। जो कुछ राजनीतिक दलों को सेकनी है, वो बस सियासत कर रहे हैं और इससे ज़्यादा नहीं। और इस देश में एक तरह से आप कह सकते हैं कि सियासत ही हो रहा है। और अगर इस मसले को एक रूप में, इस रूप में भी देख लीजिए, क्रीमी की व्यवस्था अगर लागू भी हो जाती है तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे दलित समाज में जो वंचित तबका आज तक जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका, उन्हें आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पे आज के तारीख में चिराग पासवान ने भी सपोर्ट किया, लेकिन हम चिराग का ही उदाहरण लेते हैं कि चिराग पासवान एक आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं। चिराग पासवान को क्या जरूरत है? चिराग पासवान एक बड़े नेता है और चिराग पासवान किसी भी सीट से चुनाव लड़ ले, वो चुनाव जीत जाएंगे, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ। और चिराग पासवान अब समृद्ध भी हो चुके हैं, तो उन्हें क्या जरूरत है कि वो आरक्षित सीट से चुनाव लड़े? क्या चिराग पासवान खुद एक बदलाव करेंगे, हाजीपुर के सीट को छोड़कर बिहार के किसी और सीट से वो इलेक्शन लड़ लें? तो आरक्षण के विषय में जो एक ऐसा विवादित टॉपिक है जिस पर शायद ही कोई बोलना चाहता हो, लेकिन एक तस्वीर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखाने की कोशिश की। लेकिन मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट में जो परिवारवाद बढ़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो नेपोटिज्म बढ़ रहा है कॉलेजियम सिस्टम के, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर की शुरुआत करेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट को बदलाव ही करना है, सुप्रीम कोर्ट को अगर बदलाव ही करना है, ST समाज के बारे में छोड़ दे, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा देर के लिए वो अपने अंदर जो कॉलेजियम सिस्टम है उसे सही कर ले, तब सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं एक सही मैसेज देगा। आप ST आरक्षण पर तो कहते हैं क्रीमी लेयर होना चाहिए, लेकिन आप जब सुप्रीम कोर्ट में जज चुना जाता है तो सुप्रीम कोर्ट पर जज कैसे तय होता है? तो वो जज तय होता है इस प्रकार से। सुप्रीम कोर्ट पर जज तय करने का नीति क्या है? कॉलेजियम सिस्टम से जज चुने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्या सुप्रीम कोर्ट खुद में बदलाव करेगा? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम को कब खत्म कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए कॉलेजियम सिस्टम जरूरी है।
अब सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट पे कितने एसटी, एसटी या ओबीसी समाज के जज हैं। जब आप एसटी, एसटी आरक्षण के मुद्दे पर कहते हैं ना कि क्रीमी होना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कहते हैं या सुप्रीम कोर्ट ये कहता है ना कि एसटी, एसटी आरक्षण में क्रीमी होना चाहिए, तो ये सवाल बनता है और इसका जवाब देना पड़ेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का जज चुना जाता है वो कॉलेजियम सिस्टम से क्यों चुना जाता है, और सुप्रीम कोर्ट पर कितने एसटी, एसटी या ओबीसी जज हैं। इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट को भी देना चाहिए। सच्चाई क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक खास जाति विशेष का दबदबा है और इस सच्चाई को सुप्रीम कोर्ट भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। अगर आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की व्यवस्था होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट में एक सही मापदंड नहीं होता। आज के समय में जब आप न्यायपालिका में जाते हैं, हाई कोर्ट के जज देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज देख लीजिए, हर जगह आपको ये लगेगा एसटी, एसटी, ओबीसी तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। उदाहरण के तौर पे आप सुप्रीम कोर्ट में ही जजों के नाम देख लीजिए कि वो किस जाति से आते हैं। एसटी, एसटी, ओबीसी अगर आपको मिल जाए तो क्या कहिएगा। यही स्थिति केंद्र सरकार के 90 अधिकारी है, उसमें 3 ओबीसी हैं। ये तो नहीं हो सकती है। ये तो आप कह सकते हैं एक बड़ी आबादी को आप उनके हकों से दूर रख रहे हैं, एक बड़ी आबादी को उनके अधिकारों से आप दूर कर रहे हैं। इस सवाल का सबसे बड़ा प्रश्न तो सुप्रीम कोर्ट पे भी खड़ा होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर के मुद्दे पर कोई फैसला देता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये डिसाइड करना होगा कि आप कॉलेजियम सिस्टम से जज नहीं चुने जाएंगे। आज के दौर में दलित समाज में भी ऐसे कई लोग हैं जो आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पे, सामाजिक तौर पर कहीं आगे बढ़ चुके हैं। आप कह सकते हैं अपर कास्ट से भी आगे बढ़ चुके हैं। तो क्रीमी लेयर की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं, ये प्रश्न है। ये सब क्रीमी लेयर की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर मैं कोई जजमेंट नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आज सवाल निशान जजों की नियुक्ति पर भी होना चाहिए, क्योंकि जजों की नियुक्ति जो कॉलेजियम सिस्टम से होता है क्या वो सही है। सवाल तो वहाँ भी खड़े होने चाहिए। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार लगातार कह रहा है कॉलेजियम सिस्टम सही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये है कि कॉलेजियम सिस्टम से जज नहीं चुने जाएंगे, सरकार तय करने लगे कि ये जज होगा, तो भारत का जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। तो इन सारे सवालों के बीच एक नया सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ही जन्म दे दिया। आज भारत बंद का सपोर्ट तो कई राजनीतिक दल कर रही है, लेकिन क्या वो राजनीतिक दल जो परिवार आधारित राजनीतिक दल है, मायावती जब अपनी उत्तराधिकारी चुनने की बारी आई तो मायावती ने अपनी उत्तराधिकारी किसे चुना। क्या मायावती को उत्तर प्रदेश में एक भी दलित समाज का नेता नहीं मिला, एक भी ऐसा दलित नहीं मिला जो उनके परिवार से ना हो और उसे दलित के समाज का नेतृत्व दे दिया जाए। उदाहरण के तौर पे आप रामविलास पासवान को ले सकते हैं। रामविलास पासवान दलित राजनीति करते हैं, लेकिन जब सत्ता देने की बारी आई तो रामविलास पासवान ने अपने बेटे को दिया। बिहार की बात करें, बिहार में ही तेजस्वी यादव को आप देख सकते हैं। लालू यादव हमेशा पिछड़ा और दलित की बात करते रहे, लेकिन लालू यादव को एक भी पिछड़ा या दलित समाज से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो राजनीति कर सकता हो, जो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता हो। जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव पर दांव खेला। तो परिवारवाद भी है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं परिवारवाद भी है। लेकिन दूसरे पहलू को अगर आप देखिए, परिवारवाद आप देख सकते हैं क्षेत्रीय पार्टी में जिस प्रकार से परिवारवाद है, जिस प्रकार से नेपोटिज्म है, तो उस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज भी सही कर रहे हैं कि वो अपने ही परिवार के लोगों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर रहे हैं, जज बना रहे हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं, कॉलेजियम सिस्टम भी सही है। तो इस व्यवस्था में परिवर्तन होनी चाहिए। लेकिन आज के भारत बंद के बाद एक नई तस्वीर और एक नई सियासी तस्वीर देखने को मिलेगा। क्या वो सियासत की तस्वीर कुछ अलग होगा? आज भारत बंद है, लेकिन भारत बंद होने के बाद भी कई सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। और भारत बंद सही है या गलत, ये निर्णय आप कीजिए, लेकिन आज भारत बंद में आपके सामने 2 पक्ष थी। एक सुप्रीम कोर्ट जो ये निर्णय लेता है, इसमें मोदी सरकार का कोई हाथ नहीं है, फिर भी घेरे में नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है। घेरे में इसलिए भी आता है क्योंकि हाल में ही 1-2 दिन की पहले की बात है कि मोदी सरकार के द्वारा यूँ कहिए कि यूपीएससी एक विज्ञापन जारी करता है जिसमें 43 हाईएस्ट रैंक के बड़े अधिकारी आप कह सकते हैं केंद्र सरकार में हो, उनकी नियुक्ति डायरेक्ट होगा। मतलब उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ये नियुक्ति कुछ सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती और ये नियुक्ति डायरेक्ट होगा और इसमें यूपीएससी की एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं। हाईएस्ट रैंक के अधिकारी की नियुक्ति होगा और उस नियुक्ति को अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने रद्द कर दिया। वैसे ऐसा कहा जा रहा है कि वो मनमोहन सरकार के दौरान से ही चल रहा है। उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना के बताऊँगा कि वो जो फैसला लिया गया, जिस फैसले का बवाल भी इस देश में काफ़ी देखा के बारे में, लेटर एंट्री को मुद्दे पर जिस प्रकार से देश में बवाल हुआ, यूपीएससी जो सीधी भर्ती पर यूपीएससी जो सीधी भर्ती करने जा रहा था उस पर अभी केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया, मोदी सरकार ने रोक लगा दिया। लेकिन उन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी
नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के लिए शपथ लिए हैं तो नरेंद्र मोदी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आज भारत बंद के रूप में हम परिणाम देख चुके हैं। इसके अलावा इसके ट्रेन हादसा की बात करें तो लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, उस पर भी हम एक रिपोर्ट लेके आएंगे जो लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में, इन सब पहलुओं के बीच में देश की सियासत इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जब गठबंधन की सरकार चल रही है। और गठबंधन की सरकार का असर भी आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 3 बड़े फैसले को वापस लिया है और 3 बड़े फैसले को वापस लेने का मतलब आप समझ सकते हैं। लेकिन तस्वीर पूरी तरह से विपरीत है, तस्वीर पूरी तरह से अलग है। मोदी के पक्ष में इस समय कुछ नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने किमी लेयर का सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है और किमी लेयर के इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले को नरेंद्र मोदी सरकार ने ये पहले ही कह दिया कि हम अध्यादेश ला के वह पलट देंगे, अध्यादेश लाकर हम इस फैसले को ही पलट देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन उसके बावजूद भी भारत बंद होता है। लेकिन इस भारत बंद से जनता परेशान हो रही है, इस भारत बंद से आम जनता को परेशानी हो रही है। ये जो सियासत वाले हैं, ये जो राजनीति वाले हैं, ये तो अपनी राजनीति करते रहेंगे, जो ये अपनी राजनीति सीखते हैं वो सीखते रहेंगे। लेकिन सवाल निशान तो खड़ा होता है कि इस भारत बंद से मिलेगा क्या? भारत बंद क्या सही फैसला था या गलत? ये आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।